जय हिंद दोस्तों। आज आपके बीच हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट है। इस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और देखिए आपके कितने आंसर सही होते हैं। इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 सेकंड का समय लेंगे, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। ठीक, शुरू करते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, तमिल किस प्रांत में बोली जाती है? तमिल भाषा भारत के किस प्रांत में बोली जाती है? आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है। भारत के दक्षिणी भाग में द्रविड़ भाषाएं बोली जाती है। भारत के दक्षिणी भाग में द्रविड़ भाषाएं बोली जाती है। द्रविड़ भाषाओं में जैसे तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, मलयालम केरल में बोली जाती है। ठीक, ये सभी भाषाएं द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तमिलनाडु में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में कौन सी द्रविड़ भाषा बोली जाती है? आंसर बताइए। केरल में कौन सी द्रविड़ भाषा बोली जाती है? आपके बीच ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो हमने ऊपर ही अभी बताया है, केरल में मलयालम बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर व्यंजन के कितने भेद है? स्थान के आधार पर व्यंजन के कितने भेद है? आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है, स्थान के आधार पर व्यंजन 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। कौन कौन से? ओष्ठ, दंत, कंठ, वर्ष, मूर्धन्य, तालव्य, व्यंग्यंत्रमुखी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद है? ऊपर था स्थान के आधार पर, नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद है? आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद है? तो 8 है। कौन कौन से? स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुरता किस प्रकार की संज्ञा है? मधुरता किस प्रकार की संज्ञा है? आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर है भाववाचक। मधुरता कैसी संज्ञा है? भाववाचक। जिस भी शब्द के अंत में ता लग जाए वह भाववाचक हो जाता है। जैसे मधुरता, कठोरता, कोमलता, दयाशीलता, जितने भी शब्द है उसके अंत में अगर ता लग जाता है तो वो अंदर की भावना को प्रकट करता है, जैसे किसी पर्सन की भावना को प्रकट करे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीति। रीति एक स्त्रीलिंग है। रीति कैसा है? स्त्रीलिंग है। जैसे कहते हैं, आपकी रीति मुझे पसंद आई। आपकी रीति मुझे पसंद आई।
और ऑप्शन कवि, धैर्य और विद्वान सभी पुल्लिंग है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कबूतर का तत्सम बताइए। कबूतर का तत्सम बताइए। तो इसका सही आंसर है कबूतर का तत्सम कपोत होता है। क्या होता है? कपोत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तुर्की का है? कौन सा शब्द तुर्की का है? मोटर या उर्दू या जालिम या कैलेंडर? कौन सा शब्द तुर्की का है? तो इसका सही आंसर होगा उर्दू शब्द। उर्दू शब्द तुर्की का है। इसका मतलब होता है, तुर्की शब्द, उर्दू शब्द का मतलब होता है छावनी का बनार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। आंसर कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। शशि, मयंक और राकेश ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची है। तो बचा हुआ ऑप्शन देवापगा, यह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी देवापगा। देवापगा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? पुष्कर। पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? ये सभी का सही होगा। पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बहुब्रीहि समास का नहीं है। चार ऑप्शन में दिया है चंद्रशेखर पहला, दूसरा लंबोदर, तीसरा चतुर्मुख, चौथा गंगा यमुना। बहुब्रीहि समास में ये संधि विच्छेद करने पर कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है, कोई अलग अर्थ निकल के आया है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर लंबा होदर जिसका श्री गणेश, चतुर्मुख चार मुखों वाला ब्रह्मा जी, चंद्रशेखर चंद्रमा को धारण करने वाला भगवान शिव। बचा हुआ कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी गंगा यमुना। गंगा यमुना आपका बहुब्रीहि समास नहीं है। गंगा यमुना कौन सा समास है? गंगा यमुना द्वंद्व समास है। जहाँ पे दोनों शब्दों का अर्थ समान हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, जैसे गंगा और यमुना। गंगा यमुना द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी बताना है आपको कौन सा बहुब्रीहि समास नहीं है। ऑप्शन है दशानन, सप्तर्षि, चक्रपाणी, बजरंगी। यह तो देख के ही पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। सप्तर्षि बहुब्रीहि समास नहीं है। जिस भी शब्द का संधि विच्छेद करने पर कोई भी अंक आए वह बहुब्रीहि समास में नहीं आता है, वह आता है द्विगु समास में। सात ऋषि, सप्तर्षि, ये कौन सा समास है? द्विगु समास है। और सभी दशानन, चक्रपाणी और बजरंगी ये सभी बहुब्रीहि समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ। तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, सुनी बात पर तुरंत यकीन कर लेना। उन्हें कहते हैं कान का कच्चा होना है। जैसे कोई भी फेक बात भी हो उसे तुरंत मान लेना, नहीं ऐसा सही कह रहे हैं। या फिर कोई भी समझ में नहीं, किसी इंसान को नहीं समझ में आता है तो हाँ में हाँ मिला देता है। कान का कच्चा होना
जो भी बात सुन ले उस पर यकीन कर ले, हाँ नहीं सही कह रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, चतुर होना। कान काटना मतलब चतुर होना। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, कहा जाता है, जैसे कहते हैं कि यह बालक तो बड़े बड़े लोगों का कान काटता है। यह बालक तो बड़े बड़े लोगों का कान काट देता है, मतलब टक्कर उनसे उलझ लेता है, उनसे उनको उनके आगे जिससे बात विचार करने में उनसे तेज है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें अशुद्ध बताना है आपको। रचयिता, सन्यासी, मंत्रिमंडल, अध्ययन, कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध है, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में बड़ी ई का नहीं होती है, छोटी ई की मात्रा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको अशुद्ध बताना है, कौन सा अशुद्ध है? सहस्त्र, सहस्त्र, महत्व, 11। ऑप्शन चूज कीजिए कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। सहस्त्र इस तरह नहीं लिखा जाता है, सहस्त्र इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। इसमें कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार छाटना है। तो इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार। यहाँ पे जो मुख बाल रवि मतलब जो प्रातः काल में जो सूर्योदय होता है उसका मुख कैसा होता है? एकदम बालक की तरह होता है। मुख की तुलना बाल रवि से किया गया है। मुख की तुलना बाल रवि से किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़ अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। इसमें बताना है आपको, इसका तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन हम दे देते हैं। इसमें भी ऑप्शन ऊपर वाला ही रख लीजिए, उपमा, उत्प्रेक्षा, उपमेय और रूपक। कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 68 क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा, रूपक। यहाँ रूपक अलंकार है। द्रिम सुमन नेत्र रूपी पुष्प से तुलना की गई है, यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्रुव स्वामिनी कृति किसकी है? ध्रुव स्वामिनी कृति किसकी है? अनेकों बार जब पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की कृति है।
ध्रुव स्वामी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की कृति है। हम एक वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें जितने भी लेखक हैं उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, कौन कौन से लेख लिखे हैं, उन सबको ट्रिक्स याद करा देंगे आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने नाव में कितने बार? ये भी क्वेश्चन हर पेपर में ही देखा जाता है। कितने नाव में कितनी बार? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सभी का सही होगा। यह अज्ञेय जी की कृति है। कितने नाव में कितनी बार? यह एक पात्रावृत्त कृति है। पात्रावृत्त कृति है। कैसे कृति है? पात्रावृत्त कृति है। और ऊपर ध्रुव स्वामी क्या है? ध्रुव स्वामी एक नाट्य कृति है। और कितने नाव में कितनी बार एक पात्रावृत्त कृति है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्याम घर में नहीं है। श्याम घर में नहीं है, इसमें आपको कारक बताना है। क्या बताना है? कारक। श्याम घर में नहीं है, ये घर में कौन सा कारक है? तो घर में इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक है। घर में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकारी वर्ग में आता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर ये सभी? इनमें कौन विकारी वर्ग में आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया ये सभी विकारी वर्ग में आते हैं। मतलब इनमें परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तित कर सकते हैं इन्हें। अच्छा, हमें यहाँ पर डाउट लग रहा है, आप बताइए कमेंट करके कि संज्ञा में परिवर्तन किया जा सकता है? जैसे संज्ञा तो नाम जो चीज़ हमें दिखे वो संज्ञा है। इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें कौन अविकारी वर्ग में आते हैं? 73। इनमें से कौन अविकारी वर्ग में आते हैं जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जिनमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपव्यय। अपव्यय एक अविकारी वर्ग है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विधाता का सही अर्थ इनमें से क्या है? 74। विधाता का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा विधाता का सही अर्थ ब्रह्मा। क्या है? ब्रह्मा। विधाता का सही अर्थ ब्रह्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मछली का पर्यायवाची क्या है? मछली का पर्यायवाची क्या है? 75। और लास्ट क्वेश्चन, तो सही आंसर है मछली का पर्यायवाची झस है। क्या है? झस है। वारिद मेघ को कहते हैं, वारिद मेघ को कहते हैं। तड़ित बिजली को कहते हैं। चंचल चालाक को कहते हैं, चपल को कहते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर है झस। ठीक है साथियों, यह आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। और जो भी गलतियां हो उसे कम सुधारने का अवसर दीजिएगा और आपका सपोर्ट बना रहे
हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।